नमस्ते बच्चों, आपका आप कहते हैं यूट्यूब चैनल दीपक कुमार केमिस्ट्री पॉइंट में स्वागत है। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना केमिस्ट्री का, उस भी किस चैप्टर का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर यानी विद्युत रसायन चैप्टर के जो सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जिसमें कि आपको एमसीक्यू, है ना, एमसीक्यू रहेगा, शॉर्ट रहेगा, है ना, एमसीक्यू शॉर्ट, जिसमें 1 मार्क्स का, है ना, 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट शॉर्ट, है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। इस जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उनको कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ पीवाईक्यू को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पीवाईक्यू आपको आइडिया देगा कि किस तरह का क्वेश्चन पिछला साल आया है ना। इस इस बार जो मॉडल पेपर दिया उसमें किस तरह का क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे भी आप फर्स्ट स्लाइड में देख पा रहे होंगे, है ना, फर्स्ट स्लाइड पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये बिहार बोर्ड सैंपल पेपर 2026 में जो क्वेश्चन आया है, किस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे, ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ये क्वेश्चन आपको जानकर हैरानी होगा कि इसी से जुड़ा हुआ है ना, इसी को घुमा के बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1 फैराडे बराबर कितना होता है ना, सारे का आंसर एक ही तरह का है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे आपको निकालना है, तो इसको आपको तोड़ के भी आप समझ सकते हैं। जैसे 1 मोल बराबर, ये सारे बच्चे जानते हैं ना, ये क्लास 11 से पढ़ता रहे, 1 मोल बराबर कितना होता है, तो 6.023 इंटू 10 के पावर 23 गुलाम होता है, ये सारे बच्चों को पता है। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, ये भी सारे बच्चों को पता है, 1.6 इंटू 10 के पावर-19 होता है ना, इतना होता है, ठीक है। 1 मोल बराबर इतना, ये मोल होगा, सॉरी यहाँ मोल होगा। अब यहाँ पे ये दोनों को आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग लगभग कितना आएगा, तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं ना। 16 को अगर मान के मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 जा 48, ये पूरा 16 मान ले रहे हम लोग। 16 3 जा 48, हाथ में रहा 4, इस 16 को फिर 2 से करेंगे तो 16 दूना 32, 32 से 4 कितना हो जाएगा 36, फिर 16 को अगर 0 से करेंगे तो 0 आएगा, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 16 छक 96, तो लगभग लगभग 96,368, है ना, इस तरह से आएगा। पॉइंट देंगे तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, और इसको 10 के पावर यहाँ पे क्या कर देना है, 10 के पावर 4 के आसपास कर देना है। तो इसी को राउंड फिगर में हम लोग जब कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको 96,500 मान लेते हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे इसको जब आप लिखिएगा साइंटिफिक नोटेशन यानी वैज्ञानिक संकेतन में, तो 9.6 गुना 10 के पावर 4 लिख सकते हैं गुलाम। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, 9.6 5 कर सकते हैं, यहाँ 5, तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है ना। एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है, ये 96,000, अगर हम लोग बोले 96,368, 96,368, लेकिन आपको याद क्या रखना है, 96,500 गुलाम, ठीक है। इसी को एक फेराडे के नाम से जानते हैं, है ना। और फेराडे ही वह साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले आवेश के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, आवेश के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट माइकल फेराडे था। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का जो बिहार बोर्ड सैंपल पेपर 2026 से पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चले हम लोग, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट किया हुआ है और बहुत बार आया हुआ भी एग्जाम, जैसे ये 2025 पिछला साल आया है, ठीक है, 2025 में भी आया है, इसके पहले भी लग रहा है 2023 2021 इससे रिलेटेड में भी पूछा गया है, इस तरह का क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू वगैरह में पूछा हुआ है। तो सेल स्थिरांक क्या होता है, तो सेल स्थिरांक आपको जानना है कि सेल स्थिरांक जो होता है आप लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं बाबू L/A को बोलते हैं, ठीक है। L क्या है, लेंथ, है ना, या डिस्टेंस बोल सकते हैं। जो दो गो इलेक्ट्रोड होता है, दो इलेक्ट्रोड जो होता है उनके बीच की दूरी को हम लोग L से दिखाते हैं। और ये जो इसका एरिया होता है ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम लोग जो बोलते हैं, इस रेशियो को, लेंथ बाय एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है, सेल स्थिरांक बोलते हैं। तो इसका अगर इकाई पूछ रहा है तो लेंथ का यूनिट आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ सब सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर में अगर लेंथ लेते हैं तो लेंथ का सेंटीमीटर ले लीजिए, एरिया का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों का अगर हम लोग अनुपात निकाल दें, ठीक है, ऊपर सेंटीमीटर और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये L/A,
तो कटेगा तो क्या होगा बोलिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यानी 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर कहने का मतलब पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पर सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी में हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये पर ओम पर सेंटीमीटर है ना, ये आपका कापा का यूनिट है ना, कापा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें हम लोग, ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः दिया हुआ है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसको बोलते हैं। यही चीज इंग्लिश में भी लिखा था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एलिमेंट ए बी सी है ना। क्रमशः क्या क्या दिया है, प्लस 0.68 वोल्ट, माइनस 2.50 वोल्ट है ना, यहाँ पे वोल्ट होगा, और माइनस 0.50 वोल्ट। तो उनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या है। अपचयन शक्ति कहने का मतलब रिड्यूसिंग पावर, कौन सी पावर का बात कर रहे हैं हम लोग, रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर कहने का मतलब आप समझना इस तरह देखिए, रिड्यूसिंग पावर कहने का मतलब आपको ये समझना है, इलेक्ट्रॉन को गेन इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है ना, इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा के, मैंने इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी आप समझ सकते हैं, इसकी जो क्षमता होती है। तो जितना बड़ा साइज होगा मेटल का है ना, जितना बड़ा साइज होगा वो ज़्यादा रिड्यूस करता है ना। तो हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा रिड्यूस करने में होता है ना। एस ब्लॉक के तत्वों का क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा, क्योंकि साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे समझेंगे किसका रिड्यूसिंग पावर है, क्योंकि यहाँ पे तो एसआरपी के बेसिस पे दिया है ना, मानक अपचयन विभव जो बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो मानक अपचयन विभव, इसके बेसिस पे यहाँ पे कैसे समझेंगे। तो अगर मानक अपचयन विभव है ना, याद रखना है, मानक अपचयन विभव अगर मोर नेगेटिव हो, जितना ज़्यादा नेगेटिव हो है ना, जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा, जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा उतना ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर यानी अपचयन शक्ति जो होगा उसका उतना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा उतना रिड्यूसिंग पावर कैपेसिटी ज़्यादा होगा। तो अरेंज कर लीजिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम लोग अरेंज कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, इसको अभी हम अगर इससे ऐसे लिखें, देखिए ए में ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया है प्लस में, प्लस 0.68 वोल्ट। ठीक है, बी का दिया है माइनस 2.50 वोल्ट, और सी का दिया है माइनस 0.50 वोल्ट है ना। तो माइनस में अगर हम लोग बोले जो ज़्यादा है, माइनस में मतलब माइनस वैल्यू लेके ज़्यादा है तो एक्चुअली वो कम हो जाता है ना। तो ये माइनस देखिए माइनस 2.50 वोल्ट है ना, ये हम लोग बोलेंगे सबसे कम वैल्यू, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा करना है यहाँ पे। तो बी का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, बी सबसे ज़्यादा होगा, फिर कौन होगा सी, फिर कौन होगा ए। तो इस तरह का ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, यहाँ ए बी सी है ना, ये इसका सबसे ज़्यादा, ये तो गलत हो गया, सी का सबसे ज़्यादा गलत हो गया। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी देता है। देखिए और एक क्वेश्चन ये भी कब दिया है, देखिए ये बिहार बोर्ड 2025 से पूछा गया क्वेश्चन है ना, इसमें भी वही काम है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानव अवकरण मानक अवकरण विभव पे यानी एसआरपी के बेसिस पे अरेंज करना है। तो इसका सारे का आपको रिएक्टिविटी सीरीज है तो उससे भी बन जाएगा है ना। जैसे यहाँ पे 4 मेटल्स 4 धातु आपको दिया हुआ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिड्यूस कौन करेगा, आसानी से रिड्यूस कौन करेगा, जो सबसे ज़्यादा विक्रियाशील है। सबसे ज़्यादा विक्रियाशील कौन है, तो अगर आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद है, अभिक्रियाशीलता ऑर्डर अगर याद है तो भी हम बना सकते हैं ना। जैसे यहाँ सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होगा, सिल्वर है ना, सबसे कम कौन होगा, सिल्वर सबसे कम अभिक्रियाशील। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा, तो जिंक होता है ना। देखिए सारे का वैल्यू आपको इसे पता होना चाहिए, जिंक का नहीं पता तो याद कर लेना है, माइनस 0.76 वोल्ट होता है, ये एसआरपी वैल्यू लिख रहे हैं है ना, जिंक का इतना होता है। कॉपर का अगर बात करें तो प्लस 0.34 वोल्ट है ना, सिल्वर का अगर बात करें तो प्लस 0.80 वोल्ट है ना, और आयरन का अगर बात करें हम लोग तो आयरन का कितना होता है, माइनस 0.44 वोल्ट या 44 वोल्ट लेते हैं हम लोग है ना। तो इस तरह से देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, ये वाला है ना, जिंक सबसे ज़्यादा हो गया। तो जिंक देख लेते हैं हम लोग, ऑर्डर क्या होना चाहिए, जिंक है ना, फिर जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद सिल्वर, सिल्वर लास्ट में होना चाहिए। अगर उल्टा क्रम में पूछे तो सिल्वर पहले हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर कहीं दिख रहा है, ये ऑर्डर तो कहीं नहीं दिख रहा है। उल्टा करके देखिए, उल्टा करके ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए जी, फिर सी यू, फिर एफ ई, फिर जेड एन।
तो ये शायद यहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है ना, अगर वैल्यू अगर आप याद रखें तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ऐसे भी आपको डेनियल सेल जो पढ़ना है, डेनियल सेल में जिंक और कॉपर ये दोनों तो पढ़ना ही है ना, तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल भी आपको याद हो गया है। इसी का सेल पोटेंशियल का वैल्यू कितना आता है, तो प्लस 1.10 वोल्ट है ना। ई नोट सेल जो हम लोग निकालते हैं इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ई नोट सेल बराबर क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये कौन सा वैल्यू लिया जाता है, तो ये अवकरण विभव वाला ना, अपचयन विभव या अवकरण विभव वाला ही लिया जाता है, ठीक है। एसआरपी के बेसिस पे लिया जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए आगे बात करें यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, सेल के बारे में पूछ रहा है, कौन सा है ना, सेकेंडरी सेल है। तो आपको पता होगा सेल दो तरह का, सेल कितने तरह का, दो तरह का, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है, ये नॉन रिचार्जेबल होता है, जिसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता ना। जैसे हम लोग टीवी रिमोट में, घड़ी में जो लगाते हैं ना 5-10 रुपये वाला, वो नॉन रिचार्जेबल होता है, उसको रिचार्ज नहीं कर सकते हम लोग। और जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं वो रिचार्जेबल सेल है ना, तो उसको सेकेंडरी सेल बोलते हैं। जितने भी रिचार्जेबल सेल है जिसको हम लोग फिर से रीयूज कर सकते हैं, उसको कौन सा सेल बोलते हैं, द्वितीयक सेल बोलते हैं। याद रखना इस चीज को है ना। प्राथमिक सेल को हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते हैं ना, इसमें सेल रिएक्शन रिवर्स नहीं होता है, सेल की जो अभिक्रिया होती है वो रिवर्स नहीं होती, इसमें सेल का रिएक्शन रिवर्स हो सकता है। तो इसका कौन सा एग्जाम्पल है, देखिए ये जो लेकलांचे सेल है ना, ये जो लेकलांचे सेल है ये आपका प्राइमरी सेल है ना, ये नॉन रिचार्जेबल होता है, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी ये है आपका सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल है ये, है ना। और सांद्रण सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना। इनमें से सभी, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये तो होगा नहीं, तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन तो हट गया है ना। लेकलांचे सेल होगा नहीं, सांद्रण सेल आपका एक तरह का है लेकिन वो भी नॉन रिचार्जेबल ही है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखिए फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सैंपल पेपर में भी इसका क्वेश्चन था। एक फेराडे, उसी को घुमा के पूछा था, वहां पूछा था क्या, एक मोल है ना, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये पूछा था क्वेश्चन। वही चीज घुमा के यहाँ पूछ रहा है, एक फेराडे बराबर होता है कितना होता है। ये क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2025 में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैंने बताया था कितना, 9650 कूलम नहीं है ना, 10,000 कूलम नहीं है ना, 49,640 कूलम नहीं, कितना आंसर हो जाएगा, 96,500 कूलम, ठीक है। ये 1 फेराडे के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 फेराडे के बराबर होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें लो, ये देखिए बिहार बोर्ड सैंपल पेपर 2026 में दिया है कि फेराडे के विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम को लिखें। तो आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो बता दे रहा हूँ। फेराडे का सेकेंड लॉ आ चुका है ना, फेराडे का सेकेंड लॉ जो है वो 2025 वाले एग्जाम में पूछ दिया है। तो फर्स्ट लॉ आने का चांसेस इस बार है, इसीलिए 2026 सैंपल पेपर में यहाँ पे दिया हुआ है। तो फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है, तो फेराडे का फर्स्ट लॉ आप इस तरह समझिए, देखिए फेराडे ने क्या बोला है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रोड पर, किस पे, इलेक्ट्रोड पर जो जमा होती है, जो जमा होती है ना, वो किस पे है ना, जमा होती है आवेश के, आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है, आवेश के समानुपाती होता है। आवेश का आने का मतलब उस पे कितना समय तक धारा दिया जा रहा है, विद्युत धारा दिया जा रहा है, धारा गुना समय आप बोल सकते हो ना, इसी को क्यू यहाँ पे लिखते हैं। इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो ऐसे आप समझिए, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म भी अगर आप लिख कर जाते हैं ना तो बहुत उसमें भी आपको नंबर मिल जाएगा, अगर ये इतना नहीं लिख पाते। कोई भी पदार्थ जो इलेक्ट्रोड पर जमा होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो आवेश के समानुपाती होता है। मतलब जितना समय तक आप विद्युत धारा दीजिएगा उतना ज्यादा पदार्थ जमा होगा इलेक्ट्रोड पर, यही सिंपल सा बोला है। जितना ज्यादा आप क्यू दीजिएगा उतना ज्यादा मास यानी द्रव्यमान डिपॉजिट होगा, किस पे, कैथोड पर, एनोड पर, है ना। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, यही बोला है मैथमेटिकल फॉर्म। इसी को फिर आगे आप तोड़ के भी इसको दिखा सकते हैं इस तरह से, है ना। इसी को फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, m बराबर यहाँ पे कांस्टेंट आता है z इंटू क्यू, ठीक है। अब और यहाँ पे और इसको और तोड़ के लिख सकते हैं, m बराबर z, क्यू किसके होता है, I गुना t, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे z क्या है,
तो जेड को एक स्थिरांक बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना। ये किसके बराबर होता है, तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, E बटा 96,500, ठीक है। यहाँ पे E क्या है, तुल्यांकी भार। कौन सा भार है, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तुल्यांकी भार निकालते हैं जब आणविक भार, है ना, आणविक भार को हम लोग उसके n फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। n फैक्टर क्या होता है, एसिडिटी, बेसिसिटी, है ना, और जो चार्ज होता है उसको। तो इस तरह से सारा आप निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखना है, आंसर इस तरह से लिखना है कि फैराडे का प्रथम नियम क्या बोला है, तो फैराडे का प्रथम नियम सिंपली बोला है कि इलेक्ट्रोड पर जो जमा होगा, इलेक्ट्रोड पर जो जमा होने वाला पदार्थ है, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला पदार्थ किसके समानुपाती होता है, तो सिंपली आवेश का, है ना, या विद्युत धारा और समय के समानुपाती होता है। विद्युत धारा और समय जितना ज्यादा देर तक दे, जितना ज्यादा तक आई दे, टी दे, है ना, ये दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ज्यादा देंगे धारा, ज्यादा इलेक्ट्रोड जमा होगा, ज्यादा पदार्थ जमा होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है ना। यहाँ पे क्या पूछा है कि मानक, है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE के इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन के बारे में बात करें, तो हाइड्रोजन ही होता है रिफरेंस इलेक्ट्रोड, है ना। किसी भी इलेक्ट्रोड का जो मान निकाला जाता है वो हाइड्रोजन के बेसिस पे इसको एज्यूम करके माना जाता है कि इसका 0.00 वोल्ट होता है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसी को बोलते हैं हम लोग। और इसी में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, 1 मोलर HCl का यूज किया जाता है ना, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। इतना चीज आपको SHE के बारे में पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन होता है, हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, ठीक है। अगर शॉर्ट में आएगा तो आप इसको डाल सकते हैं और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट, ठीक है। कितना वोल्ट, 0 वोल्ट। ये वाला तो पता है, इसको तो मैंने बताया था, ये किसका है, कॉपर का, ठीक है। ये किसका है, आयरन का, और ये किसका है, जिंक का, और ये किसका है, हाइड्रोजन का। सबका हो गया है ना। चलिए, सेल स्थिरांक की इकाई क्या है, फिर से वही क्वेश्चन है ना, बिहार बोर्ड पूछा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है शॉर्ट में, है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, एक विद्युत रासायनिक सेल की बनावट का वर्णन करें। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, अगर बहुत शॉर्ट में मैं बताऊं तो विद्युत रासायनिक सेल जो होता है, आपको ऐसे लिख देना है, विद्युत रासायनिक सेल, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ये कैसा सेल है, तो ये क्या करता है, ये आपको विद्युत ऊर्जा को, है ना, विद्युत ऊर्जा को, या ऐसे समझिए विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसको यहां से इसको मिटा देता है। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, तो सिंपली समझना है, जिसके द्वारा क्या हो, जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा से, कौन सा ऊर्जा से, या रासायनिक ऊर्जा को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। और इसी का अगर ऑपोजिट पूछ दे, कौन सा सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, विद्युत अपघट्य सेल, तो इसका उल्टा कर देना है, ठीक है। विद्युत अपघट्य सेल अगर एग्जाम में आ गया तो आपको क्या करना है, तो ये क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाता है। विद्युत ऊर्जा से क्या बनाएगा, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा बनाता है। अब इसका बनावट का कैसे हम लोग समझ सकते हैं, देखिए बनावट हम शॉर्ट में बताते हैं। यहाँ पे 2 हाफ सेल लेते हैं ना, एक ऑक्सीकरण हाफ सेल लेते हैं, एक अवकरण हाफ सेल लेते हैं, अर्ध सेल। हाफ सेल का मतलब अर्ध सेल। और इसमें ये जो यूज किया जाता है, ये इलेक्ट्रोड होता है, मेटल का रोड जो भी यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। कभी कभी कार्बन का, ग्रेफाइट का रोड भी किया जाता है। तो मेटल नॉन मेटल दोनों का यूज करते हैं हम लोग। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, लवण सेतु इसको हिंदी में बोलते हैं। इसको दूसरे पेन से दिखा देते हैं, इसको बोलते हैं लवण सेतु, ठीक है। इस तरह का आपको कंस्ट्रक्शन बना के दिखाने आएगा, तो इस तरह से बनाना पड़ेगा आपको एग्जाम में। और इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, विद्युत अपघट्य डालते हैं, ठीक है। ये क्या है, जैसे अगर ये मान लीजिए जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो इसका अंदर ये जो होगा, ये जिंक सल्फेट डालते हैं, ठीक है।
और अगर इसके अंदर हम लोग ये कॉपर डालें, ठीक है, ये इस तरह से, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो इसके अंदर क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे। और इसमें सॉल्ट ब्रिज होता है। ये क्या है, ये एक तरह का सॉल्ट ब्रिज है जिसमें पोटासियम क्लोराइड या पोटासियम नाइट्रेट इस तरह के सॉल्ट को डाला जाता है, ठीक है, अगर अगर सॉल्यूशन के साथ। और यहाँ पे इसको फिर वायर के थ्रू जोड़ दिया जाता है, एक वोल्टमीटर लगा देते हैं, ठीक है, जो मेजर करेगा। अब इसमें आपको और एक दो क्वेश्चन पूछता है, इसमें इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, है ना। तो ये देखिए, ये मोर रिएक्टिव वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा एनोड होता है। एनोड पे आपको हमेशा याद रखना है ऑक्सीकरण होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके जमा होगा इसी के थ्रू, है ना। कहाँ पे जमा होता है, तो ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा, तो एनोड से कैथोड की ओर। आपसे कभी कभी पूछ देता है, और एनसीईआरटी का भी पहला क्वेश्चन इसी तरह से है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताइए। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, उससे कम अभिक्रियाशील की ओर, है ना। तो जैसे जिंक और कॉपर में हम लोग को पता है, जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर कम है, तो ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला क्या बनेगा, एनोड बनेगा, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। तो ये जब छोड़ेगा तो ग्रहण उसको कौन करेगा, कॉपर, है ना। कॉपर ग्रहण करते हुए इसको किसको दे देगा, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर आयन है यहाँ पे, उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में धारा होता है, याद रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है एनोड से कैथोड की ओर, तो विद्युत धारा किधर जाएगी, है ना। तो विद्युत धारा याद रखना है कैथोड से एनोड की ओर जाती है, कैथोड से एनोड की ओर जाती है, ठीक है। इतना चीज आपको कम से कम पता होना चाहिए, है ना। साथ ही साथ इसमें लवन सेतु का काम भी पूछ देता है ना। तो लवन सेतु का काम भी आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना। लवन सेतु का काम क्या क्या हो सकता है, तो लवन सेतु आपको याद रखना है, लवन सेतु क्या करता है, तो ये इंटरनल सर्किट को जोड़ता है। इंटरनल सर्किट कहने का मतलब आंतरिक परिपथ, है ना, आंतरिक परिपथ को जोड़ने का काम करता है, आंतरिक परिपथ को कंप्लीट करता है या संपूर्ण करता है ना। दूसरा अगर हम लोग बोलेंगे, दूसरा अगर बोलना है तो आप दूसरा बोल सकते हो कि ये दो अर्धसेल को जोड़ता है, दो अर्धसेल को जोड़ता है ना। दो अर्धसेल, अर्धसेल को जोड़ने का मतलब क्या है कि एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है ना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, है ना, ऑक्सीकरण अर्धसेल। और दूसरा कौन होता है, रिडक्शन हाफ सेल। ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, सॉल्ट ब्रिज, अभी देखे भी थे हम लोग। तीसरा, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है, यानी विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। इसको बनाए रखता है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, ठीक है। इतना चीज आपको लिख के आना है कम से कम। चलिए नेक्स्ट में अगर बात करें हम लोग, ये क्वेश्चन है ना, ये सेम वही क्वेश्चन है, किसी चालक तो सेल का सेल स्थिरांक होता है, तो वही L/A होता है, ठीक है। चालक के बारे में आपको तीन चीज पता होना चाहिए। चालक तो तीन तरह का आपको बेसिस कर पढ़ना है, ठीक है। पहला चालक तो कौन सा होता है, मोलर चालक या मोलर चालक तो, है ना। दूसरा कौन सा होता है, एक होता है विशिष्ट चालक तो, इसी को इंग्लिश में मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस भी बोलते हैं, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है तुल्यांकी चालक तो, तुल्यांकी चालक तो जिसको इक्विवेलेंस, है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोल सकते हो आप, है ना। इसको डिफिनेशन भी आप चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, 1 मोल, है ना, कितना मोल 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, है ना, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं विलियन में, तो वहां जो कंडक्टेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, मोलर चालक तो। विशिष्ट चालक तो किसको बोलेंगे, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं यूनिट वॉल्यूम, है ना, इकाई आयतन के द्वारा जो चालक तो आएगा उसको क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालक तो बोलेंगे।
तुल्यांकी चालकत्व में क्या होगा 1 मोल नहीं, वो यहाँ पे हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम तुल्यांकी भार का अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो 1 लीटर सॉल्यूशन में घुला हुआ है, 1 लीटर विलयन में घुला हुआ है, तो वहां जो कंडक्टेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे तुल्यांकी चालकत्व। इसमें सबसे ज्यादा था, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसको याद रखना है ना। मोलर चालकत्व बराबर है ना, इसको आप ऐसे यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं हम, लेमडा एम बराबर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कापा इंटू 1000 बटा मोलरिटी, ये फॉर्मूला याद रखना है ज्यादा, ठीक है। ये याद रखना। चलिए आगे बात करें हम लोग। आगे का क्वेश्चन वही वाला है ना, सेम रिडक्शन पोटेंशियल से है। ए बी सी और डी है ना, धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है। इसमें किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक है, यानी रिड्यूसिंग पावर सबसे अधिक है, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा है ना, सबसे ज्यादा नेगेटिव। तो ये जैसे ये माइनस में है कि ये प्लस में है शायद, -1.66 वोल्ट और ये -0. तो ये बी हो जाएगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, तो विद्युत अपघट्य, यहाँ पे विद्युत अनअपघट्य होगा है ना, ये गलती से लिखा गया है, ये H2O का अणु तांबे का तार, तो कौन करता है विद्युत अपघट्य। सॉरी, NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है, ठीक है। तो NaCl को अगर हम लोग NaCl का जलीय घोल लेते हैं तो क्या क्या टूटेगा इसमें, एक बनेगा Na+ एक्वस और दूसरा बनेगा Cl- एक्वस, ठीक है। और पानी में इलेक्ट्रिसिटी डालने पर ये भी टूटता है H+ और OH-, ठीक है। तो कैथोड पर कौन जमा होता है, तो कैथोड पर आपको याद रखना है, कैथोड पर कौन जमा होता है, कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिवली चार्ज पे कौन जमा होगा, या तो हाइड्रोजन या तो सोडियम है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जमा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर है लोहे में जंग लगने के संबंध में विद्युत रासायनिक सिद्धांत का उल्लेख करें। तो लोहा में जो जंग लगता है उसमें एक्चुअली क्या होता है, उसमें आयरन जो होता है ये एनोड का काम करता है, ठीक है। आयरन ये अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है छोड़ता है और कैथोड पे ऑक्सीजन गैस इस तरह से अभिक्रिया करते हैं और यहाँ पे वाटर का निर्माण करते हैं। यही इसी का रस्ट का फॉर्मूला भी बोलते हैं हम लोग, Fe2O3 और ये XH2, यही जंग है ना। तो आपको ये अभिक्रिया लिख देना है ना। मोलर चालकत्व पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मोलर चालकत्व पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तनुता कहने का मतलब है कि अगर हम लोग उसमें जल डालते जाए है ना, जल डालते जाए तो चालक तो क्या बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो आपको याद रखना है डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी यानी लेमडा एम बढ़ता है ना। क्यों बढ़ता है, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, दो चीज बोलते हैं। पहला चीज कि उसका गतिशीलता बढ़ जाता है, डाइल्यूशन करने से क्या होगा, आयन का मूवमेंट बढ़ जाएगा है ना, आयन जल्दी जल्दी मूव करेंगे, जगह ज्यादा बन जाएगा। दूसरा जो इंटर आयनिक एट्रैक्शन यानी एक आयन जैसे Na+ है और Cl-, ये पहले 100 ml का पानी में था, अब 1000 का ml का पानी है, तो यहाँ पे Na+ और Cl- का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो खींचने का कैपेसिटी क्या होगा, घट जाएगा है ना। ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज है ना, यहाँ क्लोज है, लेकिन यही Na+ और Cl- अगर डिस्टेंस बनेगा तो जल्दी मूव करेगा है ना, ऑपोजिट चार्ज है ना, इसलिए। तो आपको याद रखना है तनुता का प्रभाव क्या पड़ता है, तो मोलर चालक तो बोलेंगे बढ़ जाता है, ठीक है। डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी घटता है, कौन सा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटता है, क्योंकि वो बात ही करता है यूनिट वॉल्यूम पे, उसमें वॉल्यूम बढ़ाना नहीं है ना, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया, फेराडे ने, आर्हेनियस ने, ऑस्टवाल्ड ने, रदरफोर्ड ने। तो माइकल फेराडे ने दिया था, ठीक है। सेल जिंक Znso4 CuSO4 Cu का विद्युत वाहक बल यानी यही E0 सेल का वैल्यू दिया है 1.1 वोल्ट। तो इसका कैथोड कौन है ना, ये कौन सा सेल है, इसी को हम लोग डेनियल सेल के नाम से जानते हैं, लेक्लांचे सेल भी, ड्राई सेल भी इसी को बोलते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कैथोड पूछ रहा है, तो जिंक और अभी बताया हम जिंक और कॉपर में जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो ज्यादा अभिक्रियाशील क्या होता है एनोड, कम अभिक्रियाशील क्या बनता है कैथोड। इलेक्ट्रॉन किधर जाता है जिंक से कॉपर की ओर, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो गया है ना। तो अगर करंट का डायरेक्शन पूछे तो करंट किधर जाएगा, कॉपर से जिंक की ओर, ठीक है, इधर जाता है।
तो कैथोड कौन होगा? तो कैथोड हो जाएगा कॉपर। अगर एनोड पूछता तो क्या हो जाता? जिंक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। फिर से क्वेश्चन देखिए, ये 2024 का लग रहा क्वेश्चन ये भी है, वही चीज पूछा है। चालक तो सेल का सेल स्थिरांक होता है, क्या होता है? L/A, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। फिर क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इस तरह से, 96,500 कूलम मतलब 1 फेराडे, ठीक है, 1 फेराडे का विद्युत आवेश अगर कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है, कितना ग्राम तांबा? 63.5 ग्राम तांबा, 31.76 ग्राम तांबा, है ना, 96,500 ग्राम तांबा या 100 ग्राम तांबा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो देखिए सबसे पहले आपको कॉपर सल्फेट, है ना, यहाँ कॉपर जो सल्फेट है, इस कॉपर सल्फेट को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या मिलता है? कॉपर 2+ और सल्फेट 2-। तो यहाँ पे ये कॉपर 2+ से कॉपर बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ये लेगा, है ना। कॉपर 2+ से अगर इनको कॉपर बनना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ये कितना है बाबू? 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब 2 फेराडे। 2 फेराडे कहने का मतलब 2 फेराडे कहने का मतलब है कि 96,500 गुना 2। अगर इतना मिलेगा तो कितना ग्राम कॉपर बनेगा? तो कॉपर का मास आपको पता होना चाहिए 63.5 ग्राम। तो अगर 96,500, है ना, 96,500 गुना 2 दे रहे हैं, है ना, इसको यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बना? ये कॉपर बना। ये कितना लगा? तो 2 गुना 96,500, है ना, क्योंकि हम मैंने बताया 2 फेराडे के बराबर होता है। अभी पढ़े थे हम लोग, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो उसी को हम लोग 1 फेराडे बोलते हैं। पहला क्वेश्चन इसी पे था, ठीक है, 1 फेराडे बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 गुना 96,500 कूलम दिया गया तो कितना ग्राम बनेगा? तो यहाँ पे कितना है? 1 मोल बन रहा है ना, तो 1 मोल बराबर कितना? 63.5 ग्राम। तो अगर क्वेश्चन पूछा है कि 96,500 कूलम पास किए, 2 गुना 96,500 में इतना बन रहा है, तो 96,500 कूलम में कितना बनेगा? तो 63.5, और ये वाला 2 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, है ना। तो डिवाइड कर देना है, 31 दूना 62, 31 पॉइंट कितना हो जाएगा? 75। इसको डिवाइड कर देना है ना। 62 एक जगह, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 31.76, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है, नेट वगैरह में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का एमसीक्यू। अगर एमसीक्यू तो बात कर लिया हम लोग, 1 मार्क्स का अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो उसका हम आंसर के साथ भी दिए है ना। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन भी बताया था, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको पहले मैंने पीछे डिस्कस कर चुका है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल, ये क्वेश्चन आया भी है आपके एग्जाम में, है ना। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? तो ये बताया गया ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इसी का एक बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया है ना। इसका उल्टा हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक में उल्टा हो जाता है। विद्युत ऊर्जा से वो बना देगा कौन सा ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। सॉल्ट ब्रिज का मुख्य कार्य क्या है? आयनों के प्रवाह द्वारा विद्युत तटस्थता बनाए रखना, मतलब सेल को कंटिन्यू काम करते रहने देना। ये कौन करता है? सॉल्ट ब्रिज का काम। ये ब्रिज का काम है ना, ब्रिज का काम ही होता है 2 चीज को जोड़ना। जोड़ने के साथ साथ यहाँ पे क्या है? सेल को कंटिन्यू चालू रखने के लिए, है ना, ये आयनों के प्रवाह को बनाए रखता है, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल वैल्यू पूछ रहा है कितना होता है, तो मैंने बताया था 0.00 वोल्ट है। इसी में बताया था मैंने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, साथ ही साथ 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाता है सॉल्यूशन के रूप में, है ना, और हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है यहाँ पे। इतना चीज भी आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीकरण क्या है? इलेक्ट्रॉन को खोना को ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन क्या है? इलेक्ट्रॉन का गलन करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का गलन करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। चलिए, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको याद रखना है। ईएमएफ का फुल नेम, ईएमएफ निकालने के लिए मतलब ही आपको बोलता है
या तो ई सेल निकालना है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेगा तो, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये, या ई सेल बोलेगा निकालना है, ठीक है। ईएमएफ का मतलब ये क्वेश्चन में बोल देगा ईएमएफ निकालने का मतलब, तो आपको यही निकालने के बोल रहे हैं ना, ई नॉट सेल, जिसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। चलिए, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है, तो अभी मैंने बताया था इसको, इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, एनोड से कैथोड की ओर, और जो विद्युत धारा वो किधर जाएगा, उल्टा जाएगा, कैथोड से एनोड की ओर। कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है, कंडक्टिविटी मतलब वही विशिष्ट चालकता भी बोलते हैं इसको, विशिष्ट चालक तो है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इसका क्या होता है, साइमन पर मीटर, है ना, साइमन पर मीटर, और साइमन को पर ओम भी बोलते हैं, ठीक है, पर ओम भी बोलते हैं, पर ओम, या फिर इसको मोह भी बोलते हैं, इसी का नाम है साइमन, ठीक है। ये मोलर कंडक्टिविटी क्या है, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट वाले विलयन की कंडक्टिविटी को क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो पानी में घुलकर क्या बना दे, आयन बना दे, और विद्युत का क्या करे, संचालन करे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। चलिए 10 क्वेश्चन हो गया, ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह के अगर आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपको इस तरह से लिखना है एक सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर है ना, शॉर्ट शॉर्ट आंसर शॉर्ट, उसका अगर आता है शॉर्ट क्वेश्चन, है ना, ठीक है। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल का आने का मतलब वही हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, तो जो रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज करेगा, विद्युत ऊर्जा में, उसको गैल्वेनिक सेल बोलेंगे, है ना। और ये स्पॉन्टेनियस होता है, स्वतः स्फूर्त अभिक्रिया कहने का मतलब कि इसको हम लोग, ये जैसे ही सेल को कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, इसमें कहीं बाहर से बैटरी उटरी लगाने का जरूरत नहीं होता, यानी एक्सटर्नल सोर्स का कोई जरूरत नहीं होता यहाँ से, है ना, बाहरी स्रोत का कोई जरूरत नहीं होता गैल्वेनिक सेल में। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बाहर से आपको एक बैटरी लगाना होगा, यानी बैटरी लगाना होगा मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक लगाना होगा, तब जाके ये काम करेगा। क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। और कैसा होता है, तो अस्वतः स्फूर्त अभिक्रिया। तो 2 कम से कम पॉइंट याद रख लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो जब इलेक्ट्रोड को उसके आयनों के विलयन में डुबाया जाता है, तो उसके तथा विलयन के बीच एक पोटेंशियल अंतर उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। जैसे मैंने बताया था, जिंक को हम लोग कहाँ डाले थे, जिंक सल्फेट में डाले थे, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड। और ये है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य, उसी में डाला जाता है। तो यहाँ पे दोनों में डुबाया जाता है, तो उसके उसके कहने का मतलब इलेक्ट्रोड के और विलयन के बीच, ये जो विलयन है ना, इसके बीच एक पोटेंशियल डेवलप होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का उपयोग क्यों किया जाता है, तो यह आयनों के प्रवाह द्वारा सेल की विद्युत तटस्थता बनाए रखता है, और द्रवों के मिश्रण को रोकता भी है ना, है ना, द्रवों के मिश्रण को जाने से रोकता भी है। और सॉल्ट ब्रिज किस शेप का होता है, तो बोलना है इन्वर्टेड, उल्टा यू शेप का, इस तरह से, है ना, इस तरह का उल्टा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, सॉल्ट ब्रिज का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ये तो बता दिया गया। कोलराज का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसको स्टार कर लेना है। कोलराज का नियम, ये बहुत आपको याद रखना है, अच्छे ढंग से करके जाना है। ये नियम क्या बोलता है कि विलयन की बहुत अधिक पतलापन गाने का मतलब तनुता, तनु विलयन होगा, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा, मतलब ज्यादा पानी का मात्रा होगा, तो विलयन की बहुत अधिक डाइल्यूट तनुता अवस्था पर इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, उसके आयनों की मोलर कंडक्टिविटी का योग होता है। जैसे मान लीजिए, इसको एक एग्जांपल के साथ आप यहाँ पे और ऐड कर दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये सिंबल होता है, ये सिंबल यहाँ ऊपर में नोट लगा दिए, मतलब ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं हम लोग, है ना, इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये जो होगा, ये बोला है कोलराज लो, कि अगर ये इलेक्ट्रोलाइट NaCl का, इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं, तो इसमें जो आयंस होंगे Na+ और Cl-, इनका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के सम को यानी जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा, है ना। उसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड का लिखेंगे, है ना, तो यहाँ पे 2 कैल्शियम क्लोराइड है ना, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे Ca2+ और यहाँ 2 × λCl- कर देना, इस तरह से, ठीक है। यही बोल रहा है कोलराज का नियम, कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होगा, उसका अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालना है, तो उसमें जो भी आयंस बनेंगे
उन दोनों आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो आपका उस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट में क्या बात कर रहा है, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में अंतर क्या है ना। तो कंडक्टिविटी का मतलब सिंपल सा वही विशिष्ट चालकता इसको बोलते हैं। तो बिलियन की विद्युत संचालक क्षमता है ये, ठीक है। हाँ, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो जब एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो भी कंडक्टिविटी उत्पन्न होता है उसको क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। इसमें याद रखना है, इसमें कंडक्टिविटी के केस में आपको याद रखना है कि अगर इसमें डाइल्यूशन करते हैं, इसमें अगर पानी डालते हैं, इसमें अगर तनुता करते हैं तो कंडक्टिविटी घटता है लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है, ठीक है, ये याद कर लेना है। मजबूत और कमजोर इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी कैसे बदलती है, तो मजबूत इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी अधिक होती है क्योंकि वहां पे आयंस अधिक होते हैं, ठीक है। और कमजोर इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है क्योंकि आयंस कम बनाएगा वो, है ना। इसका अल्फा अल्फा बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फैराडे का प्रथम नियम, निक्षेपित पदार्थ मतलब वही है, जमा हुआ जो पदार्थ की मात्रा है वो विद्युत द्वारा प्रवाहित कुल आवेश के सीधे समानुपाती होता है, यानी वही एम बोलिए या डब्ल्यू बोलिए, है ना, ये डायरेक्टली किसके समानुपाती होता है, सॉरी क्यू के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, क्यू के समानुपाती होता है। इसको किसी बुक में आप एम से देख सकते हैं, किसी बुक में डब्ल्यू। ये वही चीज है, पदार्थ जो जमा हो रहा है ना उसका द्रव्यमान है। ईंधन सेल क्या है, ऐसा सेल जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से निरंतर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। मतलब इसमें क्या है, इसमें सेल कभी भी डेड नहीं होगा, सेल कंटिन्यू काम करता रहेगा जब तक आप उसको फ्यूल्स, जब तक आप उसको ईंधन देते रहे, है ना। ईंधन देना खत्म, सेल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सेल देते जा रहे हैं तो ये निरंतर आपको विद्युत ऊर्जा बना के देता जाएगा, है ना। इसी तरह का सेल का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, रॉकेट का, रॉकेट वगैरह में, है ना, या फिर जितने भी प्लेन वगैरह जो चलते हैं वो सब सारे में ईंधन सेल ही यूज किया जाता है। चलिए आगे बात करें हम लोग। देखिए ये है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इस तरह के, नष्ट समीकरण लिखिए और उसका उपयोग बताइए, इस तरह का। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये फॉर्मूला आपको सारे बच्चों को याद रखना है। ये आपको ई सेल है ना, और ये ई नॉट सेल है। ये दोनों में अंतर क्या है, तो ये जो आपका सेल का विभव है ये किसी तापमान पर निकाला जाता है ना, किसी भी तापमान पर। लेकिन ये क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड करने का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर और कंसंट्रेशन भी है। मतलब टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना होगा 1 एटीएम, कंसंट्रेशन कितना होगा 1 मोलर। जब ये 3 चीज होता है तब ये वाला साइन स्टैंडर्ड यानी मानक जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, मानक सेल विभव। और ये क्या है, किसी भी तापमान पे, किसी भी प्रेशर पे और किसी भी कंसंट्रेशन पे अगर जो सेल का विभव होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, है ना, नॉर्मल सेल का विभव। और ये है मानक सेल विभव, ठीक है। यहाँ पे ये एन, एन आपको क्या है, एन आपको निकालने आना चाहिए, है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, यानी कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने का चेंज हो रहा है। जैसे डेनियल सेल में अगर बात करें हम लोग, देखिए ध्यान से, इस तरह से लिखते हैं हम लोग, ये हो गया डेनियल सेल का रिएक्शन, ठीक है, डेनियल सेल, ड्राई सेल। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन चल रहा है, देखिए जिंक ने क्या किया है, यहाँ पे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए। जेडन से क्या बना है, जेडन से बना वो Zn2+, तो यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है। और वही 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर ने गेन किया और क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ एन का वैल्यू क्या कर देंगे, 2 कर देते हैं। इस तरह से आपको निकालने आना चाहिए, बैलेंस करने आना चाहिए, है ना। जो भी बैलेंस आके कट जाए उसी को हम लोग एन बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है ना, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इसके पावर में भी हम लोग देते हैं। अगर कोई मोल्स रहेगा तो पावर में आपको दे देना है, पी क्यू जो भी रहे, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करेंगे बाबू, सेल का ईएमएफ को निकालने में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने में, सांद्रता को प्रभाव समझने में, समझाने में। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, कोलराज का नियम डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। अनंत तनुता पर मोलर कंडक्टिविटी जो होगा वो सभी आयनों की मोलर कंडक्टिविटी का योग होगा। कितना शॉर्ट में, है ना, इसको तो कम से कम आप याद कर ही लीजिएगा। अनंत तनुता पर जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो सभी आयनों की मोलर कंडक्टिविटी के योग के बराबर होता है। उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को ज्ञात करने के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकालने के लिए, 2 जगह यूज करते हैं इसका उपयोग, है ना, और भी एक जगह है ना।
फेराडे के नियम से निक्षेपित धातु की मात्रा, इसका निकालने का जो फॉर्मूला है वो बताया जा रहा है यहाँ पे, फर्स्ट लो वाला है ना, जो मैंने बताया था W, या इसको M बोलिए आप, Z इंटू आई इंटू टी। तो Z कैसे निकालेंगे, वही चीज है, E बटा 96,500 कर देना है Z, क्योंकि Z बराबर यही होता है ना, इक्विवेलेंट मास बटा 1 फेराडे का जो वैल्यू होता है। निक्षेपित द्रव्यमान E क्या है, इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार, धारा, समय, है ना, इसको डिस्कस कर चुका हूं मैं। गैल्वेनिक सेल का निर्माण व कार्य, दो हाफ सेल होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचयन, है ना, बात कर चुका है। सॉल्ट ब्रिज आयनों के प्रवाह को नियंत्रित करता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर होता है, एनोड से कैथोड की ओर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड व कैथोड पर क्या होता है ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे एनोड पर हमेशा याद रखना है, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक्स हो या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल हो, दोनों ही जगह पे ऑक्सीकरण ही होता है। कैथोड पे क्या होगा, हमेशा अवकरण, ये हमेशा याद रखना है। कैथोड पे हमेशा अपचयन होगा, अवकरण होगा। इसमें बाहरी बैटरी की आवश्यकता होती है, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मैंने बताया भी है ना। और ये बैटरी क्या है, बैटरी आपको समझना है, बैटरी एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। बैटरी क्या है बाबू, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। चलिए आगे बढ़े। देखिए न्यूमेरिकल्स का अगर बात करें हम लोग, न्यूमेरिकल्स में मोलर कंडक्टिविटी मैंने बताया था, ये सबसे ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने उससे क्वेश्चन एक निकाला, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, कंडक्टिविटी दिया रहेगा, कापा दिया रहेगा ना, विशिष्ट चालक दिया रहेगा उसमें। मान लीजिए के का वैल्यू दिया है और कंसंट्रेशन सी है ना, ये मोलरिटी में आपको दिया रहता है, मोलरिटी है ना, यूनिट से आप समझ सकते हैं, एम में दिया है मैंने, मोलरिटी में दिया, बड़ा एम का मतलब मोलरिटी, ठीक है। साइमन पर सेंटीमीटर या साइमन मीटर में दिया है तो वो क्या होगा, कापा का वैल्यू है। कापा का मतलब विशिष्ट चालक तो है ना, जो यूनिट वॉल्यूम पे जो कंडक्टेंस होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला पुट करना है, बैठा देना है, जो आएगा आंसर होगा। तो ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है बाबू, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारे बच्चों को याद रखना है। उसके बाद फेराडेज लॉ का न्यूमेरिकल है ना, 5 एम्पियर अगर धारा दे रहे हैं मतलब आई हो गया, 30 मिनट तक दे रहे हैं मतलब टी हो गया। तो कॉपर का ई बराबर इतना है ना, तो क्या निकालने बोला, मान लीजिए डब्ल्यू निकालने बोल रहा है, तो डब्ल्यू निकाल लेंगे। डब्ल्यू मतलब कितना पदार्थ जमा हुआ, कितना पदार्थ जमा हुआ, तो इतना जमा होगा, फॉर्मूला पुट कर देना, निकल जाएगा। तो ये फेराडेज के लॉ से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, साथ ही साथ मोलर कंडक्टेंस से भी आते हैं, और कोलराज के नियम से भी आते हैं ना। कोलराज के नियम से आपको निकालने के लिए आएगा एसिड या बेस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, तो बस उस तरह से निकालना है। तो आज के लिए हमको लगता है इतना है, इसके बाद कोई स्लाइड नहीं है, तो आज के लिए बस इतना ही है ना। इतना क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाना है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड, CBSE या कोई भी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ICSE हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही है ना। और इससे पहले ऑलरेडी 5 वीडियो शायद 2026 बिहार बोर्ड के लिए बन चुका है, तो उसको भी आप देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, है ना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, गुड नाइट।